नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हम ये इंट्रोडक्शन देख रहे थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 13 एलिमेंट्स, और इसमें हमने डिस्कस किया था कि कॉन्फ़िगरेशन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 है, क्योंकि ग्रुप 13 है ना, तो इसके अंदर P सबशेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा और यहीं से वो शुरुआत होती है। फिर P1 से लेकर के P6 तक पर्टिकुलर उस पीरियड के अंदर बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, केवल n की वैल्यू चेंज होगी। वो कौन से पीरियड का मेंबर है उतनी ही शेल्स होगी और n की वैल्यू भी वही होगी। अब थोड़ा सा हम NCERT की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया था, आपको याद आया होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ना। जैसे बोरोन है उसके लिए 801 है, फिर आप ग्रुप में नीचे मूव करोगे तो डिक्रीज होनी चाहिए रेगुलर। तो यहाँ से एल्यूमिनियम तक तो डिक्रीज हुई, लेकिन आप यहाँ पर देखिए, यहाँ हल्की सी इंक्रीज हो गई गैलियम के लिए। रीजन आपको बताया था, डी और एफ सबशेल होती हैं, उनकी वजह से पुअर शील्डिंग होती है। हालांकि यहाँ पर केवल डी वाली ही एप्लीकेबल होगी। फिर आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ से इंडियम तक तो डिक्रीज हुई, लेकिन इंडियम से थेलियम तक वापस इंक्रीज हुई। अब यहाँ पर देखो, जो डिफरेंस है वो थोड़ा ज्यादा आ रहा है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो थेलियम है उसके पास में डी और एफ दोनों ही सबशेल है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर नजर डालिए, थेलियम के लिए आप देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 4f14 और 5d10, ठीक है। जबकि गैलियम वाले केस में आप देखोगे तो इसमें 3d10, हालांकि इसके अंदर 3f तो होता नहीं है, या 4f ही होता है, लेकिन फोर्थ जो शेल है उसमें d और f वैकेंट है। तो इनमें पुअर शील्डिंग की वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, और यही चीज एप्लीकेबल है एटॉमिक रेडियस के लिए भी। आप देखो, एटॉमिक रेडियस बोरोन के लिए 85 पिकोमीटर एल्यूमिनियम में इंक्रीज हुई, लेकिन गैलियम में डिक्रीज हो गई। रीजन क्या है? वही पुअर शील्डिंग वाला इफेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद में वापस इंक्रीज हुई, फिर यहाँ उतनी इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, जितनी होनी चाहिए थी उतनी इंक्रीज नहीं हुई। रीजन वही है, देखो 167 और 170 ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जबकि यहाँ देखोगे तो ये डिफरेंस आपको ज्यादा दिख रहा है। रीजन वही है, 4f और 5d वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी वजह से पुअर शील्डिंग हो जाती है। फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी आप किसी भी एलिमेंट के लिए चेक कीजिए, फर्स्ट, उसके बाद सेकंड और उसके बाद में थर्ड। ऑब्वियसली फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकंड और सेकंड के कंपैरिजन में थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होती है। अब हम देखते हैं जनरल ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। एटॉमिक रेडियाई, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 और +3 वाली शो करते हैं, और ये ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही है। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब पर्टिकुलर उस ग्रुप के जो मेंबर हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी शो कर सकते हैं, तो ये +3 से ज्यादा वाले ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करते हैं तो +3 के बजाय +1 वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल होती है। इसको हम इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। आगे वाले ग्रुप में देखोगे वहां पर भी ये इनर्ट पेयर इफेक्ट एप्लीकेबल होगा। अब इसका मतलब क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट का होता क्या है, जैसे जैसे साइज बढ़ती जाती है वैसे वैसे एस और पी सबशेल के बीच में डिस्टेंस भी बढ़ती जाती है। तो जो हेवियर मेंबर्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ऑब्वियसली नंबर ऑफ शेल्स भी ज्यादा होगी, तो वहां एस और पी में डिफरेंस भी ज्यादा होता है। तो क्या होता है, एस के इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड फॉर्म में होते हैं वो अनपेयर्ड नहीं हो पाते हैं, और जब अनपेयर्ड नहीं हो पाएंगे तो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में वो जो पेयर है वो इनर्ट रहेगा। इसी वजह से इस टर्म का नाम है इनर्ट पेयर इफेक्ट। फिर आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। अब हम देखते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट बोरोन फैमिली। इस टेबल के अंदर ये आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं। फर्स्ट कॉलम के अंदर एलिमेंट, उसका सिंबल, फिर एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप तो सबका सेम है, और फिर पीरियड। तो ये बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। तो सिंपली आप यूं याद रख लो, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। एटॉमिक नंबर 5, 13, 31, 49 एंड
81, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन सब का जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एक जैसा है। आप यहाँ ध्यान रखना, जैसे ये जो पीरियड है, जिस पीरियड का मेंबर है तो उसकी वैलेंस शेल भी वही होगी। तो ये 2s2 2p1, तो ये सेकंड शेल ही है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा कैसा, आप यहाँ पर देखिए, ये थर्ड पीरियड है तो 3 शेल्स इसके पास में होगी, लेकिन इसके पहले जो स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाया हुआ है वो नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी नियोन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आप एज इट इज लिख दीजिए, उसके बाद में ये वाला लिख दीजिए, तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ऐसे कैसे आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो रेस्पेक्टिवली जो पीरियड नंबर है वो भी इंक्रीज होता जाएगा 4, 5, 6 तक। खास बात आपको क्या दिख रही है, थेलियम है उसके पास में F सबशेल भी है, जबकि गैलियम और इंडियम के पास में D सबशेल है। और आप यहाँ पर देखोगे तो इनके पास में, देखो एल्यूमिनियम के पास में D सबशेल है लेकिन वो वेकेंट है, बोरोन के पास में D सबशेल नहीं है, इसीलिए बोरोन का जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, और ये इसकी कोवेलेंसी मैक्सिमम 4 तक ही रहती है, उससे ज्यादा ये एक्सपेंड नहीं कर पाता है, जबकि एल्यूमिनियम और इसके आगे वाले मेंबर्स एक्सपेंड कर सकते हैं। अब अगला हेडिंग आ रहा है इनर्ट पेयर इफेक्ट। द रिलक्टेंस ऑफ ns electrons of p block elements for bond formation is called inert pair effect. Stability of maximum oxidation state decreases whereas minimum oxidation state increases while going down the group. देखिए ये एनसीईआरटी वाली बुक है, उसकी डेफिनेशन पर ध्यान दीजिए जो अंडरलाइन की हुई है। The occurrence of oxidation states 2 unit less than the group oxidation states are sometimes attributed to the inert pair effect. सिंपल सी बात है, बोरोन से लेकर के थेलियम तक हम मूव करते हैं तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, जबकि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। इसी को हम इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स, रिएक्टिविटी विद एयर। एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी रिएक्शन बता रखी है। आप इसकी वैलेंसी के बेसिस पे बता सकते हो कि फॉर्मूला क्या बनेगा, तो E2O3 टाइप का फॉर्मूला बनेगा। अब जैसे अच्छा नाइट्रोजन है, एयर के अंदर नाइट्रोजन भी होती है, तो EN टाइप का फॉर्मूला बनेगा, E ग्रुप 13 का एलिमेंट। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड, इनकी नेचर किस तरह की होती है वो हम देखते हैं। बोरोन ट्राइऑक्साइड इज एसिडिक, यानी जो B2O3 है वो एसिडिक नेचर का है। फिर आगे देखो एल्यूमिनियम गैलियम oxides are amphoteric and those of indium and thallium are basic in nature. रीजन समझना, आपको ये पता है कि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के होते हैं और मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के हैं। ऊपर से नीचे की तरफ आप मूव करोगे, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये नॉन मेटल है, हल्का सा मेटेलोइडिक कैरेक्टर है, और इन दोनों के अंदर ये दोनों हैं तो मेटल, लेकिन फिर भी एम्फोटेरिक नेचर के इनके ऑक्साइड्स होते हैं। फिर जैसे जैसे और आगे या नीचे की तरफ मूव करते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है तो इनके ऑक्साइड की नेचर बेसिक हो जाती है। फिर हम अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, रिएक्टिविटी विद एसिड्स एंड एल्कालीज। एल्कालीज मतलब बेस। देखिए एल्यूमिनियम की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में एल्यूमिनियम का क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है ये इस एसिडिक सॉल्यूशन में वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में कॉम्प्लेक्स भी बनाता है, हमने पहले भी देखा है, Al फिर ब्रैकेट में H2O फिर 6 और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करके Cl3 बार की तरफ, जिसको काउंटर आयन बोलते हैं। फिर हम देखते हैं बेस के साथ में रिएक्शन, एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करके और ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। तो सोडियम, उसके बाद में टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट थर्ड, ये इसका आईयूपीएसी नेम होगा, हालांकि इसकी डिटेल आप 12th क्लास के अंदर पढ़ोगे, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस भी साथ में इसमें रिलीज होती है। तो एक चीज पता लग रही है कि एल्यूमिनियम मेटल एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकती है, इसका मतलब वो एम्फोटेरिक नेचर की है, तो इसके ऑक्साइड की भी रिएक्शन बिल्कुल उसी तरह से होती है एम्फोटेरिक नेचर की। तो अभी हम इस वीडियो के अंदर इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।